हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम एएमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ देखने वाले हैं और आज के जितने भी पीवाईक्यूज़ होंगे वो क्लास 11th ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक से होंगे। और मैं आपको चैप्टर के साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि ये क्वेश्चन किस पेज नंबर से है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एएमआरएस ज्योग्राफी दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? एक है कृषि भूगोल, दूसरा है मृदा भूगोल, तीसरा है पर्यटन भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल। पहला तो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर फर्स्ट भूगोल एक विषय के रूप में, उसका पेज नंबर है 7। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। भौतिक भूगोल की शाखा कौन सी है? पहला था कृषि भूगोल, ये गलत हो जाएगा। कृषि भूगोल है मानव भूगोल की शाखा है। ठीक है, मृदा भूगोल इसका ये भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, और भौतिक भूगोल की और शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक है जियोमॉर्फोलॉजी, एक है क्लाइमेटोलॉजी और एक है ओशियोनोग्राफी। ठीक है, भूआकृतिक विज्ञान और जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान। तीसरा था पर्यटन भूगोल और चौथा जनसंख्या भूगोल। ये दोनों ही मानव भूगोल की शाखा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें पृथ्वी पर आदि मानव का आगमन हुआ? पहला है पुरानूतन पैलियोसिन, दूसरा है आदिनूतन इयोसिन, तीसरा है अभिनूतन होलोसिन, चौथा है अत्यंत नूतन प्लेस्टोसिन। तो आदि मानव का आगमन कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इसका है प्लेस्टोसिन। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और इसके पेज नंबर 18 पे एक टेबल दी हुई है जिसमें ये सब कुछ दिया हुआ है कि आदि मानव का आगमन कब हुआ था, प्लेस्टोसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थ की अवस्थाओं में से किसमें पाई जाती हैं? पहला है ठोस चट्टानें, दूसरा है तरल चट्टानें, तीसरा है अर्ध तरल चट्टानें, चौथा है परतों के रूप में ठोस चट्टानें। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर क्या है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर ये जो है अपर मेंटल की लगभग 400 किलोमीटर की मोटाई तक एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, और इसकी चट्टानें जो हैं होती तो ठोस हैं लेकिन इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो चट्टानें हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं अर्ध तरल अवस्था में। एक बात और है कि जो दुर्बलता मंडल है, ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार में लावा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो लावा बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है दुर्बलता मंडल से, एस्थेनोस्फीयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है मैकेंजी, 2 पर है आर्टिलियस, 3 पर है पार्कर, 4 पर है मॉर्गन। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है चैप्टर 4 जिसका नाम है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, और इसका पेज नंबर है 36। ठीक है, जहाँ पर प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कब दिया था? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दिया था 1967 में। और किस किस ने दिया था? ये दिया था मैकेंजी ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने। तो इसमें प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑर्टेलियस। ऑर्टेलियस का हमने देखा था इसी चैप्टर में कि इन्होंने 1596 में, ठीक है, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों को एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति बहिर्वेदी है? ऑप्शन 1 है बैथोलिथ, 2 है लैकोलिथ, 3 है सील, चौथा है शंकु।
तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 3 से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसका पेज नंबर है 29। ठीक है, तो इसमें पूछा है ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित भूआकृति है कौन सी बहिर्वेदी है। तो इसका आंसर 4 से ही हो जाएगा, शंकु, ये बहिर्वेदी है। बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील, और एक होता है डाइक, लेपोलिथ और फैकोलिथ, ये सभी कौन सी होती हैं, ये होती है अंतर्वेदी। और इनको एक एक को हमने अपने वीडियो में देखा था जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है, और हम यहाँ भी देख लेते हैं कि बैथोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या और सील क्या है। ठीक है, तो बैथोलिथ क्या है, बैथोलिथ है भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर एक गुमुद्दाकार लावा का जमाव, मैग्मा का जमाव। ठीक है, तो ये क्या है, बैथोलिथ है। और लैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ भी सेम ही आकृति है, ये भी पृथ्वी की भूपर्पट्टी में एक विशाल गुंबदाकार मैग्मा का जमाव है। लेकिन बैथोलिथ और लैकोलिथ में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो बैथोलिथ है वो अत्यधिक गहराई पे पाए जाते हैं, और जो लैकोलिथ हैं वो बैथोलिथ के कंपैरिजन में कम गहराई पे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो लैकोलिथ हैं वो एक पाइपलाइन के द्वारा नीचे मैग्मा चैम्बर से भी जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा अंतर है इन दोनों में। और तीसरा है सील। सील क्या है, जब मैग्मा का जमाव क्षैतिज रूप से एक चादर के रूप में जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सील। इसी का एक हमने देखा था डाइक। डाइक क्या होता है, जब मैग्मा का जमाव ऊर्ध्वाधर रूप में एक खड़ी दीवार के रूप में जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक बोलते हैं। और एक देखा था हमने फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा का जमाव अपनति और अभिनति में होता है तो उसको बोलेंगे फैकोलिथ। और इसी के साथ एक हमने देखा था लेपोलिथ। ठीक है, लेपोलिथ क्या था, लेपोलिथ था कि जब मैग्मा का जमाव एक बेसिन के रूप में होता है तो ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब स्थलाकृतियाँ जो भूआकृति बनी हुई हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सबसे तीव्र गति वाला वृद्ध संचलन मास मूवमेंट कौन सा है। पहला है सेल संचलन, दूसरा है सेल मलबा का खिसकना, तीसरा है सेल का खिसकना, चौथा है सेल पतन। तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 6 से, और जिसका नाम है भूआकृतिक प्रक्रियाएं, और इसका पेज नंबर है 53, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि सबसे तीव्र गति वाला वृद्ध संचलन मास मूवमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए 4 से ही हो जाएगा, सेल पतन। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों हैं, सेल संचलन, सेल मलबा का खिसकना और सेल का खिसकना, ये तीनों ही है तो ये भी मास मूवमेंट का ही भाग, लेकिन ये तीव्र गति से ना होके मंद गति से इनका संचलन होता है। तो मास मूवमेंट में वैसे तो सबसे ज़्यादा संचलन, सबसे तीव्र गति से संचलन होता है मड संचलन। ठीक है, मड मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर पूछा है सेल पतन का। ठीक है, तो जो वृद्ध संचलन है ये 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है स्लो संचलन, स्लो मूवमेंट, और एक होता है रैपिड मूवमेंट। ठीक है, तो रैपिड मूवमेंट में भी सबसे तीव्र पूछे तो हम बताएंगे मड मूवमेंट। ठीक है, मड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पंख प्रवाह या कीचड़ प्रवाह भी बोलते हैं। और यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सेल पतन। तो इन सब में और सेल पतन में और इन तीनों में क्या अंतर है, हम छोटा सा देख लेते हैं। कि जैसे कोई पहाड़ी है, ठीक है, तो इससे जो चट्टानें टूटती हैं वो इन तीनों में तो ये होता है कि ये सभी ऐसे इस पहाड़ी के जो एरिया है उससे सटकते हुए नीचे आती हैं, लुढ़कते हुए नीचे आती हैं। ठीक है, मतलब इस पार्ट को ये स्पर्श करते हुए नीचे लुढ़कती हुई आती हैं चट्टानें। ठीक है, ये तो इन तीनों की स्थिति हो जाती है। और हम यहाँ देख रहे हैं सेल पतन। सेल पतन में क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, और ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ी के सहारे जो सेल खंड होते हैं वो ढाल से दूरी रखते हुए, ठीक है, इस एरिया को बिना स्पर्श किए सीधा स्वतंत्र रूप से आकर तीव्र गति से नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल पतन। तो उम्मीद करती हूँ इन तीनों में और सेल पतन में क्या अंतर है वो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लघु प्लेट नहीं है। ऑप्शन ए है अरेबियन प्लेट, 2 पर है अफ्रीकी प्लेट, 3 पर है फिलीपीन प्लेट, 4 पर है कॉकस प्लेट। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 4 से, जिसका नाम है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, और इसका पेज नंबर है 37, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि लघु प्लेट। ठीक है, प्लेटों के बारे में भी हमने अपनी जो MCQ सीरीज चल रही है उसमें एक एक प्लेट को देखा है, आप वहाँ जाकर पूरी डिटेल में इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा है कि अरेबियन प्लेट ये लघु प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट यह वृद्ध प्लेट है। तो इसका आंसर 2 गलत हो जाएगा, अफ्रीकन प्लेट लघु प्लेट नहीं है। फिलिपिन प्लेट ये भी लघु प्लेट है, कॉकॉस प्लेट ये भी लघु प्लेट है। अब इन NCERT में 7 मुख्य वृत्त प्लेटें दी हुई हैं, और ये वाला क्वेश्चन एक बार KVS में भी पूछा था। ठीक है, कि कितनी प्लेटें मुख्य प्लेटें हैं। ठीक है, और लघु प्लेटें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि अरेबियन प्लेट ये अरब प्रायद्वीप का भाग है, और फिलिपिन प्लेट है ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में पाई जाती है। इसकी लोकेशन है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में। और जो कोकोस प्लेट है ये प्रशांत महासागर और जो मध्यवर्ती अमेरिका है, ठीक है, उसके बीच में पाई जाती है कोकोस प्लेट। एक होती है नाजका प्लेट, नाजका प्लेट। ठीक है, नाजका प्लेट किस किस के बीच में बताई थी? ये बताई थी मैंने दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन 1 है प्राकृतिक तटबंध, दूसरा है विसर्पी रोधिका, तीसरा है बालू रोधिका, चौथा है नदी विसर्प। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है चैप्टर 7 से, और इसका पेज नंबर 62। ठीक है, इस पे जाकर इसको आप देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन था कि जो बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक बन जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तो पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा, प्राकृतिक तटबंध। जैसे ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, तो इसका जो किनारा है वहाँ पर मिट्टी का जमाव हो जाता है। ठीक है, इसके समानांतर कटक बनने लगते हैं। तो इन कटकों को जो समानांतर कटक बनते हैं कम ऊंचाई के, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन है विसर्प रोधिका। विसर्प रोधिका बोलते हैं, नदी रोधिका भी बोलते हैं इसको, पॉइंट बार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट बार। ठीक है, तो नदी रोधिकाएँ विसर्प रोधिकाएँ कहाँ मिलती हैं? ये जो बड़ी नदी होती हैं उनके जो विसर्पों के अवतल ढाल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पाई जाती हैं विसर्पी रोधिका। एक है नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या है? जब नदी किसी कम ढाल वाले एरिया में पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है कि नदी एक सीधे मार्ग पर ना बहकर ऐसे लूप की संरचना बनाती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जो ये लूप जैसी आकृति दिखती है उन्हीं को हम बोलते हैं नदी विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक सूर्य तप किस में प्राप्त होता है? एक है भूमध्यरेखीय क्षेत्र, दूसरा है उपोष्ण सागरीय क्षेत्र, तीसरा है उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा है शीतोष्ण क्षेत्र। तो सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति कहाँ होती है? इसका आंसर 3 से ही हो जाएगा, उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। क्योंकि वैसे तो सबसे लंबे टाइम तक सूर्य जो है विषुवत रेखा पर चमकता है, यानी वो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर सूर्य की स्थिति सबसे लंबे टाइम तक रहती है और सूर्य की सीधी किरणें भी पड़ती हैं। लेकिन सूर्य तप वहाँ सबसे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अधिक होने के कारण हमेशा बादल छाए रहते हैं। ठीक है, जिससे सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा नहीं हो पाती। दूसरा है उपोष्ण सागरीय क्षेत्र। उपोष्ण सागरीय क्षेत्र में भी क्या होता है कि यहाँ पे भी वातावरण में नमी होती है, जिससे यहाँ भी थोड़े बहुत बादल छाए रहते हैं और यहाँ भी सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा नहीं हो पाती है। और तीसरा है उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। देखो उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पर जो वातावरण है वहाँ पे नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है, और आसमान बिल्कुल खुला होता है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी धरातल पर आती हैं, जिससे यहाँ का जो धरातल है वो तेज़ी से गर्म हो जाता है। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है अपने चैप्टर 8 से, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, और उसका पेज नंबर है 81, जहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आराम कुर्सी की तरह होता है? एक है शर्क, दूसरा है स्पर, तीसरा है अरेत या अरेती, चौथा है कॉल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 7 से, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, और इसका पेज नंबर है 67, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी स्थलाकृतियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हिमानी निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो दी हुई हैं, और इसमें पूछा है कि आराम कुर्सी की तरह होता है, कौन सी स्थलाकृति है जो आराम कुर्सी की तरह होती है? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, शर्क। शर्क क्या होते हैं? ठीक है, इनको बोलते हैं हिमगवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गहरे चौड़े और लंबे गर्त वाले होते हैं, और इनकी दीवार जो है सीधी तीव्र ढाल वाली या अवतल ढाल वाली होती है, ऐसे होते हैं सर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्फ़ जमती है, ठीक है, वो नीचे आकर यहाँ धीरे धीरे यहाँ जमने लगती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बर्फ़ पिघल कर यहाँ पे गर्तों में पानी भर जाता है, जिसको बोलते हैं टॉर्न। ठीक है, तो जो सर्क हैं उनसे टॉर्न झील का भी निर्माण होता है, जिनको सर्क झील भी कहा जाता है। ठीक है, एक इसमें तीसरा है कि अरेती। अरेती क्या होता है? इसको बोलते हैं तीक्ष्ण कटक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण कटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में कैसे लगते हैं? कंघी के जैसे, आरी के समान दिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पूछा है कि आराम कुर्सी की तरह होता है, तो आगे पूछ सकता है कि कंघी की तरह कौन सा होता है, या फिर आरी के जैसे, आरी के समान कौन सा कटक हमें दिखाई देता है, तो वो आ जाएगा अरेत या अरेती। कोल क्या है? कोल होते हैं दर्रे। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और हम बाकी के PYQs आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और AMRS में ज्योग्राफी के सभी PYQs जो है 11th-12th की ज्योग्राफी से हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी NCERT हैं वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हम अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय MCQ पर NCERT की MCQ सीरीज चला रहे हैं, और जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप भी डेली की जो हमारी NCERT सीरीज चल रही है उसको एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।